नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे डायमंड्स की, जहां पर 2025 में सोने चांदी के प्राइसेस काफ़ी बढ़े, लेकिन डायमंड्स में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। और साथ ही साथ यहां पर जो इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसके क्या मायने हैं इंडस्ट्री के लिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स की, जहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी शायद यहाँ पर फिर से लग सकती है। किस तरह के इम्पोर्ट्स बनते हुए नजर आए पिछले साल में, इस साल के लिए क्या सेंस है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, बीएसएल के एमडी निवेदन चूड़ीवाल एंड कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कायनात छिंदवाला। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने चांदी से शुरुआत कर लेते हैं कायनात। और जिस तरह से हमने यहाँ पर 2026 की शुरुआत भी ऑन द पॉजिटिव साइड होते हुए देखी है, क्या सेंस है नियर टर्म में, अगले हफ्ते, 10 दिन, एक महीने में, जनवरी में यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए 2025 एक बहुत अच्छा साल रहा है कमोडिटीज के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए पर्टिकुलरली। आई एक्सपेक्ट मोमेंटम टू कंटिन्यू इन 2026, बट इन द नियर टर्म मुझे लग रहा है स्पेशली सिल्वर के केस में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज एक तरफ जहां मार्जिन हाइक्स भी सीएमई से हुए हैं, फिर अभी डेटा एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक यूएस मार्केट्स का, यूएस लेबर डेटा, तो उस पर काफी मार्केट्स का ध्यान रहेगा। तो थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे सिल्वर के केस में बरतना चाहिए। गोल्ड में आप अभी एंटर कर सकते हैं। गोल्ड की ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। अराउंड 139 के तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन कीप द स्टॉप एट 135। सो गोल्ड सिल्वर के लिए मुझे वही है कि ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है ट्रेंड, बट बिकॉज नियर टर्म थोड़ा सा लास्ट वीक में भी हमने देखा है सिल्वर काफी ज्यादा चौपी रहा है, तो सिल्वर में थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं। अगर ट्रेड करना भी चाहे तो एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। $71 इज व्हाट वी आर लुकिंग एट एज अ स्टॉप लॉस इन सिल्वर। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो हम 237 के आसपास, 237,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं 250K के टारगेट के लिए। सो फिलहाल गोल्ड सिल्वर में छोटे छोटे टारगेट्स पे ट्रेड करिए, बिकॉज मार्केट्स थोड़े से चॉपी रह सकते हैं इन द नेक्स्ट वीक। फेयर पॉइंट दैट। तो चौपी बाजार आगे रह सकते हैं, लेकिन आपको दिखा दें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अच्छी खासी तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार होता हुआ। कल बाजार बंद थे, हमने मूवमेंट ना के बराबर देखी, लेकिन आज क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स वापस आते हुए नजर आए हैं, 3.5% की तेजी यहाँ पर चांदी पे फिर से लौटती हुई 2,43,000 के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए। और गोल्ड में भी हमने एक अपटिक यहाँ पर वापस बनता हुआ देखा है। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं टू बिगिन विद गोल्ड के प्राइसेस, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर वापस लौटी है, फंड्स ने बहुत बड़ी मुनाफा वसूली सोने या चांदी दोनों में से ही नहीं करी है? मैं भी सेम ओपिनियन वॉइस करता हूँ दैट गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव नोट पे चालू हुआ है, और ये साल ओवरऑल बुलिश ही रहेगा। माइनर करेक्शंस अलोंग द वे, जैसे कुछ ग्लोबल इवेंट होती रहती है वैसे होएगा, बट लॉन्ग टर्म जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अनसर्टनिटी है, सो सोना और चांदी दोनों बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। सो हर एक ड्रॉप पे इन्वेस्टर्स कैन कम इन। डायमंड्स के बारे में क्या सेंस है कॉलिन, क्योंकि जो हमने लेवल्स 2022 में देखे थे वो ऑफकोर्स 23 और 24 और 25 में तो लौटे ही नहीं। 25 ओवरऑल डायमंड्स के लिए कैसा साल रहा, क्योंकि 10 से 15% की गिरावट शायद होलसेल मार्केट्स में यहाँ पर देखने को मिली। रिटेल के लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहा, लेकिन एज एन इंडस्ट्री कैसे देखते हैं आप? सी एज एन इंडस्ट्री, नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों अभी एक से उनकी पोजीशनिंग शायद हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में, जो लास्ट 2-3 साल से हो रहा है, बट इट इज मे बी गेटिंग शार्पर दैट दोनों का एक मार्केट है। सो नेचुरल कंटिन्यूज टू बी लग्जरी, पैसे वाले लोग, रिच जो भी है, उनकी शादियां, एंगेजमेंट, बड़े स्टोन्स, वहां पे नेचुरल का एक स्पेस रहा है, और अगले 3-10 साल में भी रहेगा। एंड एक्चुअली लार्जर स्टोन्स में तो थोड़ा अप्रिसिएशन भी हुआ 25 में। दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू इन 26, और नेचुरल इंडस्ट्री का जो से बॉटमिंग आउट होना था वो शायद 24 और 25 में हो गया है, एंड अब से हर साल 5-10% ग्रोथ शायद देखेंगे। एंड स्पेशली इन द स्मॉल डायमंड ज्वेलरी इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है लास्ट नवंबर दिसंबर भी, दिवाली के बाद वाला टाइम भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। कमिंग टू लैब ग्रोन में भी अच्छा खासा कैरेट टर्म्स में ग्रोथ हुआ है। प्राइस कंटिन्यूज टू ड्रॉप बिकॉज टेक्निकल प्रोडक्ट है, सो जैसे मशीन है बेटर हो रही है, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी वो और सस्ता हो रहा है, सो प्राइसिंग विल कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। बट जो प्राइस ड्रॉप भी शार्पली जो होना था लास्ट 2 साल में वो शायद हो गया है। अभी 26 और 27 में इतना ड्रॉप शायद नहीं रहेगा जितना 24-25 में देखा। सो अब दोनों की एक आई वुड से
कंज्यूमर अवेयरनेस ग्लोबली बढ़ गई है. चाइना इज ऑल्सो कमिंग आउट, आउट ऑफ 3 years. नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों वहां पे कंजम्पशन एज गुड एज नहीं था, तो वो भी एक रिकवरी ट्रेंड पे है. यूएस क्रिसमस सेल्स वर वेरी गुड, सो नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों के लिए बहुत अच्छा था. सो अमेरिका जो हमारा मेन मार्केट है वो बहुत अच्छा रहा है इन स्पाइट ऑफ टैरिफ्स और सारा जो आई थिंक लास्ट ईयर जो अनफोल्ड हुआ, वो इन स्पाइट ऑफ दैट मार्केट अच्छा रहा. Luxury market continues to be strong. GCC region is strong, and India is very strong. So I think 26, last year was maybe the last year of dropping down, और जो market segmentation होना था वो हो गया. 26 अब अच्छा ही रहेगा. जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ इट कॉलिन, अगर हम 2022 के रिकॉर्ड नंबर से यहाँ पर देखें तो वहां से नेचुरल्स के प्राइसेस कितना नीचे आ चुके हैं? लगभग larger stones में not too much. In smaller, from peak maybe 15-20%. ओके और जैसे आपने कहा कि लैब ग्रोन्स डायमंड्स में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो एज ऑफ नाउ अगर 1 कैरेट लैब ग्रोन की बात करें, लैब ग्रोन डायमंड की बात करें, तो उसके प्राइसेस क्या रेंज में होंगे? 25 to 40, 50,000. 25 to 40, 50,000 रुपीज. और नेचुरल्स के लिए 1 कैरेट के प्राइसेस क्या होंगे? नेचुरल में देखो कलर क्लैरिटी पे है, सो इट वेरीज अ लॉट, बट आप सोच लो आपको शायद $2,2500 से $10,000. सो दैट वुड बी द रेंज. अगर 2.5 लाख से आप 6, 7, 8 लाख तक जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कलर क्लैरिटी सब कुछ. इंडियन मार्केट्स में पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो नेचुरल डायमंड्स को काफ़ी समय लगा कॉलिन, वो 11-12% भी लेने के लिए. आप कहेंगे लैब ग्रोन डायमंड्स का पेनिट्रेशन फास्टर है? नहीं, लैब ग्रोन का पेनिट्रेशन भी इतना ही शायद गति से हो रहा है जैसे नेचुरल में. नेचुरल को 25-30 साल लगे, ओके, एक लेवल से, बट इंडियन इकोनॉमी भी वो लेवल पे आने को 25-30 साल लगे. इतना जो रिटेल पेनिट्रेशन आज की तारीख में है, नंबर ऑफ स्टोर्स, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ये लगभग लास्ट 5 years में ही बहुत ऐसे उसकी गति बढ़ी है. अब लैब ग्रोन की एंट्री तब हो रही है जब रिटेल ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मैच्योर हो गया है. So I don't think it's a fair comparison, apple to apple, के समय सेम लगा. But lab grown का penetration because of a lot of VC private equity money coming in, लगभग 40 नई ब्रांड खुल गई है और उनका रिटेल फुटप्रिंट ये साल में अच्छा खासा बढ़ेगा, तो उनकी पेनिट्रेशन भी अच्छी हो रही है. बट कंपेयर टू नेचुरल अभी भी बहुत गैप है. ऑलराइट कॉलिन, एक फाइनल वर्ड यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में अब आगे जाते हुए इंडियन मार्केट्स का ही अगर हम पैटर्न देख लें तो ये ऐसा साल है जहाँ पर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग निकली, चाहे वो कॉइन्स, बार्स, ETFs, डिजिटल गोल्ड के तरीके से था. एक चेंज बनता हुआ देखते हैं इंडिया के बाइंग पैटर्न में जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस मूव किए हैं. हाँ जरूर, 100% चेंज है. अभी तक लाइक आपने करेक्टली बताया, वो मेनली ज्वेलरी कंजम्पशन ही था और कुछ बैंक का बाइंग एंड बार्स बुलियन में ऑफ कोर्स खरीदारी होती थी. अभी बिकॉज ऑफ और मीडिया एंड जो लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो ये फेनोमिनल बुल रन रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों का, तो एक कंज्यूमर अवेयरनेस जरूर हो गई है कि ये इतना ही सेफ हेवन तो था ही उनके माइंड में, बट अब बहुत क्लैरिटी आ गई है कि रिटर्न भी इतना ही अच्छा है, शायद निफ्टी से ज्यादा ही रहा है लास्ट 2-3 साल में. सो अब ये सबका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ही बन गया है कि मेटल्स में भी इतना ही इन्वेस्ट करना है जितना स्टॉक में है कि रियल एस्टेट में है. सो और वो ट्रेंड अब बरकरार रहेगा आई थिंक 26, 27, 28 में. और सिल्वर एंड गोल्ड विल कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो एंड राइटफुली सो. अप्रिसिएशन भी है, सेफ हेवन भी है. So, I mean, there's no way down in keeping metals as a part of your portfolio. जी हाँ, एक मेन स्ट्रीमिंग हमने आते हुए देखी है 2025 में. सारे के सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स से लेकर खरीदार, नए इंस्टीट्यूशंस, फैमिली हाउसेज ने भी यहाँ पर सोना चांदी खरीदा है. तो जैसे कॉलिन हमें कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल एब्सोल्युटली ये ट्रेंड सॉलिडिफाई होता हुआ नजर आएगा. कॉलिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. आपको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि चाहे ये जनवरी का दूसरा ही दिन है लेकिन यहाँ पर भी हमने बाइंग के साथ ही साल की शुरुआत होते हुए देखी है. 1.25% की तेजी. एंड कायनात कैसे देखेंगे आप मेटल्स एज एन ओवरऑल सेक्टर को?
देखिए जैसे अभी कॉलिन ने भी कहा कि डी डॉलराइजेशन जो है उसके कारण काफी एक पॉजिटिव ट्रेंड है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल अदर मेटल्स आल्सो, बिकॉज जैसे जो सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स है और उनका जो मेन फोकस है शिफ्टिंग फ्रॉम फियाट करेंसीज टू हार्ड एसेट्स, आई थिंक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो सारे मेटल्स पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमने देखा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम में स्पेसिफिकली सप्लाई जो है उसके भी काफी डिस्ट्रप्शंस रहे हैं। कॉपर के केस में मेजर प्रोड्यूसर्स चिली, पेरू, इंडोनेशिया सबसे सप्लाई माइन डिस्ट्रप्शंस रहे हैं एंड विच आर गोइंग टू कंटिन्यू वेल इनटू 2026। ऑल्सो एल्यूमिनियम के केस में एक मेजर सप्लाई कंसर्न ये रहेगा क्योंकि चाइना में जो कैपेसिटी कैप है 45 मिलियन टन्स का, सो यू नो ऑलमोस्ट जो सप्लाई ग्रोथ है उसका एक्सपेंशन बहुत कम अभी स्कोप है उसके लिए, तो उसके कारण एल्यूमिनियम को भी सपोर्ट मिलेगा। सो ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन बोथ ऑन ऑल द मेटल्स फॉर दैट मैटर, स्पेसिफिकली कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर के लिए नियर टर्म में अगर हम देखें तो 1260 का आप एसएल लगा के 1390 विच इज ऑलमोस्ट नियर इट्स रिकॉर्ड हाई, उसका टारगेट सेट करके आप चल सकते हैं। एल्यूमिनियम के केस में थोड़ा सा भी हम रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू मूव इन द नियर टर्म बिटवीन 290 टू 310, बट यस ओवरऑल हमारा ट्रेंड काफी बुलिश ही है फॉर 2026। क्रूड ऑयल प्राइसेस की शुरुआत भी इस साल पॉजिटिव हुई है। ओपेक प्लस की मीटिंग है 4 जनवरी को, तो ऑब्वियसली वहाँ से एक नया क्यू ज़रूर आएगा, लेकिन जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमने वापस से यहाँ पर एस्केलेट होते हुए देखी हैं और जो ये आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार है, आपको लगता है कि यहाँ पर परहैप्स एक बॉटम बन चुका है? क्रूड के केस में इंटरेस्टिंगली हमने देखा है कि देखिए जिस तरह से कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज जब रिस्क आ रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट एटलीस्ट, उसके कारण कोई बहुत बड़ा अपटेक हमने नहीं देखा है, बिकॉज यू नो बैकड्रॉप में ओवर सप्लाई कंसर्न्स हैव डोमिनेटेड द सेंटिमेंट्स। सो सेम हमें अभी भी लग रहा है इतने कंसर्न्स होने के बाद। इनफैक्ट यूएस ने काफी सारे ब्लॉक्स किए हैं ऑन वेनेजुएला विच हैज द मेजर रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स। इनफैक्ट अभी उन्होंने चाइनीज और जो हांगकांग वेसल्स भी जो है टुवर्ड्स वेनेजुएला उसको भी उन्होंने ब्लॉक किया है, इंडिकेटिंग दैट जो भी वेनेजुएला के साथ ट्रेड करेगा इनडायरेक्टली यू नो इट विल बी एट काइंड ऑफ it will cause a disturbance between their relationship also. So ये आप समझ सकते हैं कि यूएस और वेनेजुएला का जो कंसर्न है वो टेंशन है वो बना रहेगा। एंड ऑन दी बैक हैंड अगर हम रशिया और यूक्रेन का भी देखें, जहां एक तरफ पीस टॉक्स चल रहे हैं, वही कंटिन्यूसली साइड बाय साइड ड्रोन अटैक्स कंटिन्यूसली रशिया और यूक्रेन के बीच में चालू ही है। सो जियोपॉलिटिकल रिस्क बैकड्रॉप पे चल ही रहे हैं, बट उसका कोई खास इंपैक्ट हमें प्राइसेस पे देखने को नहीं मिल रहा है, विच इंडिकेट्स के ओवर सप्लाई कंसर्न्स आर you know even dominating the sentiment now. जहां तक ओपेक मीटिंग की बात है, it is widely expected कि वहां पे वो पॉज ही कंटिन्यू करेंगे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, which is you know a positive factor. So I think उसके तरफ से थोड़ा सा एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है प्राइसेस में. So probably a minor uptick from these levels, probably towards 5,300 levels. But overall मुझे ये लग रहा है कि अभी नेक्स्ट वीक भी प्राइसेस 5150 to 5300 के रेंज में ही ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड आती हुई, चाहे वो प्रेशस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स हैं या फिर एनर्जी। कायनात एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे, स्पेसिफिकली कॉटन पे होगा फोकस। और अब हमारे साथ बीएसएल के एमडी निवेदन चूरीवाल जुड़े हैं। निवेदन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कॉटन पे आपकी एक सेंस लेना चाहेंगे। पहले तो इंपोर्ट के नंबर्स, जिस तरह से हम बात करते रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड इंपोर्ट कॉटन का इंडिया देख सकता है, किस तरह के नंबर्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है? जी नमस्कार, और आप सबको नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। इसे हमें सही संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इंपोर्ट के नंबर्स जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से काफी बड़े हैं, परंतु इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि इससे वास्तव में जो स्पिनर्स हैं उन्हें कोई लाभ हुआ है क्या, क्योंकि इंपोर्ट जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री अलाउ करी थी वो जब तक बाजार में आए स्पिनर्स के पास, तब तक लोकल मार्केट में कॉटन के दाम काफी गिर चुके थे। सो डिस्पाइट दी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, स्पिनर्स को उसका कोई बहुत लाभ हो नहीं पाया, और आज के दिन उसके बाद दाम लोकल के बढ़ गए हैं, बट बढ़ने के बावजूद भी वो करीब इंटरनेशनल प्राइसेस की ऑन पार ही हैं, यदि हम उसको ड्यूटी फ्री के एंगल से उसकी तुलना करते हैं। तो यदि वापस सरकार ड्यूटी लगा देती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मात्रा में इम्पोर्ट कर पाएंगे, और ड्यूटी फ्री में भी जितने लोगों ने इम्पोर्ट किया उन्हें कोई बहुत लाभ नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में निकट भविष्य में इंपोर्ट की संभावना मैं देख पा रहा हूँ, यदि उसे हम डोमेस्टिक प्राइसेस के तुलना में देखें तो।
एज ऑफ नाउ निवेदन जी, अगर हम डोमेस्टिक प्राइसेस और इम्पोर्टेड प्राइसेस दोनों देखें तो किस तरह का डिफरेंस है दोनों के बीच में? भाई अभी करीब 2-3 हफ्ते पहले तक यदि मैं देखें, लोकल कैंडी करीब 50-51 हजार रुपए किलो की कैंडी थी। हाँ जी। और इम्पोर्टेड करीब 53-54 के आसपास लैंडेड पड़ा था ड्यूटी फ्री। तो वो 7-8% का अंतर था, जो कि काफी सब्सटैंशियल अंतर हो जाता है। इधर में पिछले 2-3 हफ्ते में भर के 53-54 के लेवल पे आ गया है। तो आज के दिन ड्यूटी फ्री के जो स्तर हैं और लोकल कैंडी के जो स्तर हैं मोरलेस बराबर हैं। तो वो आयात करके, और आयात में आपकी पेमेंट टर्म्स में भी आपको वो सुविधा, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जो आपको लोकल के केस में मिलती है। आप प्रति सप्ताह, प्रति 2 सप्ताह से ले सकते हैं यहाँ, और इम्पोर्ट के केस में आपको एक साथ बड़ी मात्रा में लेना पड़ता है। तो उस सब के फाइनेंस कॉस्ट को यदि हम फैक्टर इन करें तो कोई बहुत लाभदायक स्थिति नहीं लगती है। और ओवरऑल कॉटन स्पिनिंग की अगर हम बात करें तो पिछले 2 वर्ष से ही मार्जिन्स पे काफी प्रेशर है। एक अच्छी बात यह है कि भाई डिमांड है, पर मार्जिन्स पे काफी प्रेशर है। और ये जो जिस प्रकार के रॉ के दाम हैं, चाहे वो लोकल हो या इम्पोर्टेड हो, उस मार्जिन में कुछ सुधार होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। तो आप कह रहे हैं स्पिनिंग मार्जिन्स एक चिंता यहाँ पर लगातार आगे भी रहेगी। डिमांड निवेदन जी, आपने कहा अच्छी है। अगर हम पिछला 1 साल यहाँ पर उठा के देखें तो चाहे वो टैरिफ्स की वजह से था या फिर इंडियन मार्केट्स में था, हमने डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा यहाँ पर कंजेशन बढ़ता हुआ देखा। साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल सोइंग की बात करें, वो नंबर्स भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन नहीं थे। हैविंग सेड दैट, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस अंडर प्रेशर थे, किसानों की तरफ से भी हमने कोई बहुत ज़्यादा उत्साह उस तरफ आते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, किसान के क्षेत्र में भी इतना उत्साह नहीं था। और टैरिफ की समस्या, विश्व में 2-3 युद्ध जो सतत चले आ रहे हैं पिछले 2-3 वर्ष से, तो सब मिला के कोई बहुत पॉजिटिव सिचुएशन तो इसमें नहीं बनती आ रही है। बट जिसमें कहीं सिल्वर लाइनिंग ये है कि इन सारे समस्याओं के पश्चात ओवरऑल डिमांड उतनी खराब नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पिनिंग मिल्स उतनी खराब नहीं है। तो यहाँ से यदि डिमांड में कोई बढ़ोतरी या वृद्धि आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मार्जिन्स में सुधार हो। पर वो कब, कैसे और कितना होगा, ये तो समय ही बता पाएगा। आज के दिन मुझे नहीं लगता कोई भी इसको कहने में समर्थ हो पाएगा। ओके निवेदन जी, अगर आप पीछे मुड़ के 2025 को देखें तो क्या कहेंगे, कैसा साल रहा इंडस्ट्री के लिए? कॉटन के लिए चैलेंजिंग वर्ष रहा। पिछले 2024 और 25 दोनों ही एक समान से रहे, चैलेंजिंग वर्ष रहा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन मार्जिन्स। बट ओवरऑल टेक्सटाइल की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपसे हमेशा इंटरेक्शन में कहा है कि भारत के टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। और मुझे लगता है समय के साथ सारे विश्व ही भारत को देख रहा है एज अ रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। एंड चाइना पे सब अपना जो है आश्रय कम करना चाह रहे हैं। सो लॉन्ग रन में भारतीय टेक्सटाइल का भविष्य और कॉटन का भविष्य बिल्कुल बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक डिमांड भी जो है बहुत बढ़ती जा रही है। सो ओवरऑल टेक्सटाइल आउटलुक इज गुड, बट यस, कॉटन रिमेन्स अ चैलेंज। एंड देखना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा इसके मार्जिन्स के सुधार होने में। जहाँ तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की बात है, वो मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई। आपको लगता है वो एक्सटेंशन आएगा और विड्रॉल होने के बाद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा, एज ऑफ नाउ आप उसे नहीं देखते? मैं इस विषय में नहीं हूँ कि इस पे सरकार के नियम है, निर्णय है, इस पे मैं टिप्पणी कर सकूं। बट इन आइदर केस कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ जाए, ये मुझे नहीं लगता है। सो इट्स अ इनडिफरेंट सिचुएशन। वो जो भी करे, कोई सिर्फ टेक्सटाइल के मार्जिन में कोई सुधार नहीं होने वाला है। ओवरऑल इंपोर्ट्स सभी लोग लगातार कहते रहे कि रिकॉर्ड देखने को मिले। क्या नंबर के साथ आप काम कर रहे हैं? जी, मैं इस समय नंबर मेरे सामने नहीं है, तो नंबर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट मुझे अनलाइकली लगता है कि ये ड्यूटी फ्री को इम्पोर्ट एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ फॉल इन दी इम्पोर्ट नंबर्स इन दी फर्स्ट क्वार्टर, अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर से तुलना करें तो। निवेदन जी, एक सवाल यहाँ पर प्राइसेस को लेकर भी, और जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्राइसेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर कन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाकर अब प्राइसेस में क्या सेंस है? अगेन ये बहुत स्पेकुलेटिव है, बट अगर 2 साल से हम देखें तो नंबर्स रेंज बाउंड ही रहे हैं। हम लोग स्पिनर्स जो है हमेशा कॉटन कैंडी के संदर्भ में प्राइसेस को देखते हैं तो 50 से 55 हजार के रेंज में ही कैंडी रही है। एंड कोई बहुत बड़ा अंतर आ जाए, 5-7% से बेसी का अंतर आ जाए निकट भविष्य में, ऐसे होने की संभावना कम है। एंड जैसे मैंने कहा, सब कुछ पश्चिमी देशों से जो डिमांड है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर डिमांड में हम सुधार देखते हैं, जैसे कि 2 साल के पहले जिस प्रकार की डिमांड में हम तेजी देखे थे, यदि उस प्रकार के डिमांड आते हैं, डेफिनेटली वो कॉटन एंड मार्जिन एंड डाउन द वैल्यू चेन सब में हम सुधार देखेंगे।
बट हम सब आशावादी हैं कि उस सुधार जल्दी आएगा, बट वो कब आएगा वो कहना इस समय मुश्किल है। राइट, निवेदन जूरीवाल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल ये सेंस कॉटन की तरफ से आती हुई नजर आ रही है कि ड्यूटी फ्री की मियाद खत्म हो चुकी है, आती है नहीं है वो ऑफकोर्स सरकार का इंतजार उसके ऊपर करना होगा स्टेटमेंट का। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि प्राइसेस प्रीटी मच सेम है, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका मार्केट्स में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर हम नंबर्स काफ़ी बेहतर देख सकते हैं। स्पिनिंग मार्जिन यहाँ पर अंडर प्रेशर ज़रूर हैं। कॉटन फार्मर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा उत्साह वाला साल नहीं रहा, लेकिन आगे जाकर उनको लगता है कि आशा है ऐसी कि अगले 2-3 साल यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं। वेल एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि ये साल ज़्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए भी पॉजिटिव तरीके से शुरुआत देता हुआ नजर आया है। कॉटन की चर्चा हमने यहाँ पर की ही है, गुआर पैक आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि सभी को ये लगता है और सभी पोर्टफोलियोज में ऐसा माना गया है कि इस साल गुआर को इंक्लूड किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि पिछले 3 से 4 सालों में गुआर एज अ कमोडिटी ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में हमने यहाँ पर तेजी वापस लौटते हुए देखी है। और आज जिस तरह का नैरेटिव भारतीय बाजारों में चल रहा है, सभी को लगता है कि गुआर एक ग्रीन गोल्ड के तौर पर इस साल में परफॉर्म कर सकता है और वो इमीडिएटली हमने साल शुरू होते ही आता हुआ देखा है। वॉल्यूम्स अच्छी हैं, प्राइस मूवमेंट आपकी स्क्रीन पे है, 2 से 2.5 से 3% तक की तेजी ऑलरेडी यहां पर गुआर दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है और बाइंग रिकमेंडेशंस अक्रॉस यहां पर सभी ब्रोकर्स की तरफ से भी हैं। मसाले अब आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। यहाँ भी आपको याद दिला दें कि जहाँ तक पोर्टफोलियोज की बात है, हल्दी, धनिया, जीरा सभी को इंक्लूड करने की बात की गई है। हल्दी स्पेशली यहाँ पर टॉप में रैंक में आती है। गुआर के बाद सभी का कहना है कि हल्दी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, तो क्लियरली वो होता हुआ नजर आया है। साल के शुरू होते ही यहाँ पर पोर्टफोलियोज में रिटेल ने, इंडस्ट्री ने यहाँ पर इन सब मसालों को ऐड करने की कोशिश की है। तो 3.5% की हल्दी ऑलमोस्ट अपर सर्किट के आसपास, जीरे में 1% की तेजी है। धनिया लेकर आएंगे, वहां पर भी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, तो 0.25% की तेजी वहां पर भी है। तो चाहे वो स्पाइसेस है, गुआर है, बढ़त की एक्सपेक्टेशन इस साल इन दोनों ही सेगमेंट से देखी जा रही है। और तीसरी चीज यहां पर देखनी होगी एडिबल ऑयल, क्योंकि वहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। आपके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब इस कार्यक्रम में इतना ही समय है फिलहाल, और बाकी न्यूज़ एंड अपडेट्स लेकर आएंगे आपके पास।